जय हिंद दोस्तों। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाता है और इस फरमान के तहत एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी का जन्म होता है। वह छोटी सी प्राइवेट कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य साउथ ईस्ट एशिया और भारत में व्यापार करना था। यही छोटी सी प्राइवेट कंपनी देखते देखते भारत को लगभग पूर्णतः अपने कब्जे में ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी भारत को अपने अंदर लगभग पूरा कब्जे में ले लेती है। मुगल जैसा विशाल शक्तिशाली साम्राज्य भी इनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि इस कंपनी का विस्तार पूरे भारतवर्ष में हो गया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश भारत को कैसे यह छोटी सी प्राइवेट कंपनी एक लूट का केंद्र बना देती है। यहाँ पर एक मुझे बहुत ही सुंदर लाइन याद आया कि वन हु नोज द पास्ट कैन कंट्रोल द फ्यूचर। इसलिए हमें अपने अतीत को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने अतीत के बारे में सही से जानकारी कर लेंगे तो वही गलती हम अपने फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझते हैं। इसी वीडियो में आगे हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि आज भी हमारे देश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक कंपनी है जो हमें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1498 ईस्वी से, जब एक पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा अपने समुद्री जहाज से होते हुए केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचता है। और कहा जाता है कि भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग की खोज इसी वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी और इसके पथ प्रदर्शक के रूप में अब्दुल हमीद को कहा जाता है कि इन्हीं के गाइडेंस के रूप में वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचता है। जब यह कालीकट तक पहुंचा तो वहां के राजा जम्बोरिन के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाता है और इनके जहाज को मसालों से, काली मिर्चों से भरपूर लाद दिया जाता है। जब ये वापस अपने कंट्री में जाकर उन सामानों को बेचता है तो इसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। जब इसको इतना गुना मुनाफा हुआ तो अगली बार ये पुनः भारत में आया और अब की बार कुछ और पुर्तगाली व्यापारियों को भी लेकर के आया। सबसे पहले यूरोपीय कंट्री के रूप में यही पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे अंतिम यही छोड़ करके भी गए थे। साथ ही साथ इनके द्वारा भारत में आलू की खेती, तंबाकू की खेती और गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर ये बताने का मतलब ये है दोस्तों कि हम समझे कि कैसे यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा हमारे देश को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया गया। इन पुर्तगालियों के बाद हमारे देश में डच का आगमन होता है, जो हॉलैंड देश के निवासी हैं और आज के समय में इनका नया नाम नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पुर्तगाली और डचो व्यापारियों के द्वारा भारत में सबसे पहले गुजरात के सूरत, केरल के कालीकट और गोवा, इन सारे प्रदेशों में यूरोपीय कंट्रियों का आगमन हुआ और इन्होंने अपना यहाँ पर व्यापार का केंद्र सबसे पहले खोला। अब इसके बाद 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक शाही फरमान को जारी किया जाता है और इसके तहत एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी का जन्म होता है जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। सन 1601 ईस्वी में सर विलियम लैंकेस्टर के द्वारा इस कंपनी की सबसे पहली समुद्री यात्रा का कमान को संभाला जाता है। जब वो अपने रेड ड्रैगन पर सवार होते हुए मलक्का से होते हुए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में पुर्तगालियों के 2 जहाज मसालों से भरे हुए दिखाई दिए। ये उन्हें लूट करके और 1603 ईस्वी में वापस अपने कंट्री लौट जाता है। इसके इसी सफलता के लिए इस कंपनी का गवर्नर सर विलियम जेम्स ने इसे नाइट की उपाधि दी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत ही लूट मार से हो रहा है, तो कैसे इस कंपनी से आदमी उम्मीद लगा सकता है कि जिस देश में जाएंगे वहाँ पे लूट नहीं करेंगे। इस कंपनी की दूसरी समुद्री यात्रा का कमान सर विलियम हॉकिंस के द्वारा संभाला जाता है और ये 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत तट के निकट पहुँचते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये पहले से वहाँ पे पुर्तगाली अपना व्यापारिक कोठिया खोल चुके हैं, अपने अड्डा जमा चुके हैं। तब इसने दिमाग लगाया कि वहाँ के राजा से मिला जाए ताकि उनसे इजाज़त मांगा जाए कि सूरत वाले एरिया में भी ये बिजनेस व्यापार कर सके। तब ये कैसे भी करते हुए 1609 ईस्वी में उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और वहाँ पे इनसे ये इजाज़त मांगता है कि वो सूरत वाले प्रदेश में इसे भी व्यापार करने की इजाज़त दे दें,
जहाँ पे पुर्तगाली पहले से कर रहे थे। तो जहांगीर के द्वारा स्पष्ट रूप से इसे मना कर दिया जाता है, क्योंकि पुर्तगाली वहाँ पे पहले से ही अपनी अड्डा को खोल चुके थे। अब कैप्टन हॉकिंस वहाँ से निराश लौटते हैं और इन्होंने सोचा कि चलिए किसी और क्षेत्र में जाके देखते हैं कि वहाँ पे व्यापार करने योग्य स्थान है कि नहीं है। अब इस कंपनी की सबसे पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के तट पर है, वहाँ पर अस्थायी रूप से की गई। लेकिन फिर भी इस कंपनी का नज़र अभी भी उस पुर्तगालियों पर सूरत वाले प्रदेश पे था। ये कैसे भी कर करके उस पुर्तगालियों को वहाँ से हटा करके और वहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन करे तो करे क्या। अब इसीलिए इस कंपनी के द्वारा सन 1612 ईस्वी में उन पुर्तगालियों से युद्ध किया जाता है, जिसे स्वाली युद्ध के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह गुजरात के स्वाली प्रदेश में लड़ा गया था, इसीलिए इसे स्वाली युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार होती है और इसके बाद सूरत के कुछ कुछ प्रदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अधिकार हो जाता है। अब यहाँ से इन्होंने अपना व्यापार को शुरू किया और यहाँ से सस्ते रेटों पर मसाले, रेशम, कॉटन, इंडिगो को खरीद करके और अपने देश में महंगे कई गुना मुनाफों के साथ बेचना शुरू किए। जब इन्हें उच्च मुनाफा होना शुरू हुआ, तब ये वहाँ से कंपनी के गवर्नर सर विलियम जेम्स से ये नोटिस करते हैं, निर्देश भेजते हैं कि ये कुछ और सहायक कंपनियों को यहाँ पर भेजें ताकि इनका विस्तार और अधिक हो सके, व्यापार और ज़्यादा बढ़ सके। अब इस कंपनी का गवर्नर सर विलियम जेम्स ने थॉमस रो के द्वारा जहांगीर को एक नोटिस भेजता है, जिस नोटिस में इन्होंने लिखा था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को और अधिक क्षेत्रों में व्यापार करने की इजाज़त दे बिना किसी रोक टोक के, और बदले में ये इन्हें अधिक धन देगा और यूरोपियन बाजार की जितने भी दुर्लभ वस्तुएं हैं ये उन्हें उपलब्ध कराएगा। इस प्रस्ताव को जहांगीर के द्वारा मान लिया जाता है और वापस जहांगीर ने थॉमस रो के द्वारा सर विलियम जेम्स को फिर नोटिस भेजा और उसमें स्पष्ट लिखा कि आप सूरत वाले प्रदेश में व्यापार को कर सकते हैं और बदले में आप हमें धन देंगे और वैसे दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे जो हमारे मुल्क में नहीं है, ताकि मैं धनवान बन सकूं और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा खासा रह सके। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जहांगीर कितना धन का लालची था कि वह कुछ धन के लिए और कुछ यूरोपीय दुर्लभ वस्तुओं के लिए अपने स्वार्थ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लुटेरे कंपनी को सूरत में इजाज़त दे देता है कि आप व्यापार बिना रोक टोक के कर सकते हैं। अब यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है और इन्होंने सूरत, गोवा, बम्बे, ये कुछ ऐसे प्रदेशों में छोटे छोटे जगहों पर इन्होंने अपना अधिकार को जमाना शुरू किया और वहाँ से इन्होंने पुर्तगालियों को हटा दिया। इस कंपनी के विस्तार में 4 चांद तब लगता है जब पुर्तगालियों के द्वारा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी बैग्रेंज की कैथरीन की राजकुमारी से की गई और दहेज के रूप में बॉम्बे को इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दे दिया और चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जिससे इनका विस्तार और अधिक हो गया। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास के राजा चंद्रगिरी से 500 पाउंड वार्षिक किराए पर मद्रास को लिया और वहां पर इन्होंने सबसे पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण कराया गया। इस किला को इस कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया गया, जहां से इस कंपनी के सारे डिसीजन लिए जाते थे और इस कंपनी के जो गवर्नर या उच्च अधिकारी होते थे इसी किला में निवास करते थे। अब इस कंपनी ने अपने गवर्नर से यह गुहार लगाई कि हमें भी अब कुछ सेना रखने की इजाज़त दी जाए, कुछ कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने का भी इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपने व्यापार को स्वतंत्र रूप से अच्छे से कर सकें, इसका विस्तार भी ज़्यादा कर सकें। तो सन 1670 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ये कंपनी को अधिकार दिया कि आप सेना रख सकते हैं, आप अपने व्यापार को किसी भी क्षेत्र पर अधिकार कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा को कर सकते हैं। अब इस कंपनी के हाथ में अपनी पावर को जनरेट करने का मौका मिल गया, इन्होंने अपनी सेना को बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट आर्मी रखने की इजाज़त मिल चुकी थी, अब वो कंपनी क्या से क्या कर सकती थी। सोच सकते हो कि आज के ज़माने में जितनी भी कंपनियां हैं भारत में, जैसे टाटा है, अगर इन्हें प्राइवेट आर्मी रखने की इजाज़त भारत सरकार के द्वारा दे दिया जाता है तो ये क्या से क्या कर सकते हैं। हमेशा युद्ध का माहौल बना रहेगा। एक प्राइवेट कंपनी जो ताकतवर होगी वो दूसरे प्राइवेट कंपनी को युद्ध करके उसको अपने अंदर मिला लेगी और ऐसे एक बड़ी कंपनी का अधिकार किसी क्षेत्र पर हो सकता है। तो ठीक उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये रूल अपनाया। ये अब अपनी प्राइवेट सेना को रख करके और छोटे छोटे क्षेत्रों पर, जैसे जो पुर्तगाली, डच जो नीचे
गोवा, केरल वगैरह में जो अपना व्यापार करते थे, इनसे युद्ध कर कर के, छोटे छोटे युद्धों को करके और छोटे छोटे एरिया को अपना कब्जा में करने लगे और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार और तेजी से हो गया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, गुजरात के सूरत, बॉम्बे, गोवा, केरल के कालीकट, ये सारे प्रदेशों में लगभग हो चुका था। सन 1681 ईस्वी में EIC के कुछ कर्मचारियों के द्वारा यह शिकायत की जाती है कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा उन्हें कर के मामले में ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। अब ये कंपनियां रुकने वाली थी नहीं, क्योंकि इनके पास खुद की सेना डेवलप हो चुकी थी। अब इन्होंने तुरंत युद्ध का ऐलान किया और बंगाल से इन्होंने 1686 ईस्वी में युद्ध लड़ा, जिसे हम एंग्लो इंडियन वार के नाम से जानते हैं। इस युद्ध को हम लोग चाइल्ड वार भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी के तरफ से युद्ध का जो कमान संभाला गया था वह सर चाइल्ड के द्वारा संभाला गया था। इस युद्ध में कंपनी की बुरी तरह से हार होती है, क्योंकि उधर मुगल बादशाह के भी जो सेना थी मजबूत और शक्तिशाली थी और पहले से तैयार थी कि इस कंपनी का मुकाबला कर सके। अब इस हार के बाद से औरंगजेब ने बम्बई के कुछ कोठियों को अपने अधीन ले लिया और बंगाल से इस कंपनी को पूरी तरह से खदेड़ दिया। यहाँ तक कि औरंगजेब के द्वारा इस कंपनी के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार करके उन्हें जंजीरें पहना करके शहर में पूरा घुमाया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया। यही सही मौका था दोस्तों जब इस कंपनी को भारत से पूर्णतः खदेड़ा जा सकता था, लेकिन औरंगजेब यहाँ पर गलती करते हैं कि उन्होंने पूर्णतः इन्हें खदेड़ा नहीं, बल्कि हरा करके कुछ अपमान करके छोड़ दिया। अब इस कंपनी की तरफ से जो युद्ध के कमान संभाल रहे थे सर चाइल्ड, ये औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं और उन्हें भिखारियों की तरह नाक रगड़ करके माफ़ी मांगी कि आज के बाद से वे बंगाल के इलाकों में व्यापार नहीं करेंगे, अपना विस्तार नहीं करेंगे। औरंगजेब के द्वारा इन्हें माफ़ भी कर दिया जाता है और एक भारी जुर्माना लगाते हुए एक निर्देश दिया जाता है कि आप अपने केवल एरिया में शांतिपूर्वक व्यापार करेंगे, किसी अन्य एरिया में कोई भी अपना अधिकार नहीं करेंगे। अब एक कंपनियों के द्वारा औरंगजेब के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अपना व्यापार को करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी इस कंपनियों में बदले की भावना थी। ये चुप बैठने वाली नहीं थी, बस एक मौके की तलाश कर रही थी कि कब एक मौका मिले और उस मौका से हम बंगाल को अपने कब्जे में ले लें। उस समय बंगाल एक समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। आज के ज़माने में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सारे प्रदेश जो हैं इसी बंगाल के एरिया में आते थे। इस कंपनी को फाइनली मौका मिलता है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, और इस समय से मुगल के लिए एक बहुत ही बुरा समय शुरू हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटना शुरू हुआ और यही सही समय लगा कंपनी को अपना विस्तार करने का, बंगाल पर अधिकार करने का। अब ये कंपनियां वहाँ के लोकल लोगों को अपने सेना में भर्ती करना शुरू करती है और एक मजबूत सेना का गठन करती है। सन 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है। इधर कंपनियां अपनी लगातार विस्तार किए जा रही थी और ये विस्तार करते करते कोलकाता के भी कुछ एरिया तक चली गई थी। सिराजुद्दौला इन्हें मना भी करता है, लेकिन ये कंपनियां नहीं मानती हैं। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला के द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो इतिहास में दिल दहलाने वाली घटना थी। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी में इस कंपनी के कुछ 146 कर्मचारियों को पकड़कर, जिसमें कुछ स्त्रियां भी शामिल थी, इन्हें एक छोटे से रूम में बंद कर देता है। वह छोटा सा रूम जिसमें केवल 3-4 लोग ही मुश्किल से रह पाते, उसमें इसने 146 कर्मचारियों को ज़बरदस्ती भर दिया। जब इसे वापस 3 दिन बाद खोला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें केवल 23 ही कर्मचारी जीवित थे, बाकी सब मर चुके थे। अब ये कंपनियों का रूह कांप गया। ये अब स्थिर कैसे बढ़ सकते थे, चुप कैसे रह सकते थे। अब ये कंपनियां मौके की तलाश कर रही थी कि कब कैसा मौका मिले जब ये बंगाल पर हमारा पूर्णतः कब्जा हो। अब इन्होंने 1756 ईस्वी में बंगाल पर पुनः चढ़ाई किया, जिसे हम प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध को सिराजुद्दौला जीत सकता था, उसका उतना पावर था, वो जीत सकता था, लेकिन एक गद्दार ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और इस कंपनी को जीत में बदल दिया, जिसे हम मीर जाफर के नाम से जानते हैं। मीर जाफर वही जो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। यह अक्सर स्वप्न देखता था कि कब ये बंगाल के सिंहासन पर बैठे। इसके गद्दी का लालच ने इस कंपनी को जीत में बदल दी और सिराजुद्दौला को हार में बदल दिया। यहाँ पर मुझे वो रामायण का सीन याद आ रहा है जब विभीषण ने अपने ही सगे भाई रावण से छल किया था। जब ये कंपनी युद्ध जीत जाती है तो मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन मीर जाफर को तो बैठाया तो गया शासन पर, लेकिन ये कठपुतली बन चुका था इस कंपनी का। कंपनी जैसा कहती थी मीर जाफर वैसा ही करता था।
मीर जाफ़र तंग आकर के इसने भी सोचा कि हम युद्ध लड़े। जब इसने ये सोचा बगावत करने की, तो कंपनियों ने मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी से हटा करके और इसके दामाद को वहाँ पे मीर कासिम को पुनः उस बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम भी इनका एक वफादार निकला, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि इसे भी लगा कि ना, अब मुझे भी इनका विरोध करना चाहिए। तब तक ये समझ चुका था कि एक कंपनी के पास पावर बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, इनके पास सेना की कोई कमी नहीं थी, इनका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब ये अवध की राजा सिजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक शाह आलम द्वितीय की मदद से एक युद्ध को लड़ता है, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में भी इनकी हार हुई और इस कंपनियों का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। अब ये कंपनियां समझ चुकी थी कि बंगाल में ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो इनका सामना कर पाए। अब बंगाल इनके लिए खुला तिजोरी के समान हो गया। अब इन्होंने लूटना शुरू किया।